नमस्कार, लाइव टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां मैं हूं अनुराग सक्सेना और हर बार हम कोई ना कोई खास विशेष मुद्दा जो आपसे जुड़ा उसे लेकर यहां आते हैं। आज भी एक अहम मुद्दा हम यहां पर लेकर आए हैं, जो कि है भ्रष्टाचार की गिरफ्त में निकाय। जी हां, अगर हम नगर निकाय की बात करते हैं, नगर पंचायत की बात करते हैं, अगर पंचायत क्षेत्रों की बात भी कर लेते हैं नगर निकाय के साथ साथ, तो दोनों ही जगह विकास के काम करने की बात की जाती है। और विकास कार्यों की जब बात होती है तो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से यानी सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, और कई जगह निकाय के जो प्रमुख होते हैं, पंचायत क्षेत्र के जो प्रमुख होते हैं, वो धनराशि पास भी कराते हैं। लेकिन क्या सच में निकाय और नगर निकायों की बात करें, पंचायत क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर विकास कार्य उस तरीके का हो पाता है जिस तरीके का आम जनमानस चाहता है या फिर सरकारें चाहती हैं? इन्हीं मुद्दों पर आज हम वहां पर बात करेंगे और मेरे साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए बांदा से हमारे संवाददाता अनंत दीक्षित। अनंत, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। अनंत, अगर बात की जाए नगर निकायों की, पंचायत क्षेत्रों की अगर बात की जाए, तो लगातार ये सुनने में आता है कि विकास कार्यों की बात की जाती है लेकिन विकास नहीं होता। विकास के मुद्दों पर हर बार चुनाव लड़े जाते हैं, हर बार अधिकारी मामले को संज्ञान में लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बावजूद उसके विकास नहीं होता। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए, ठीकरा फूटता है सरकार के ऊपर, सरकार चलाने वाले मंत्रियों के ऊपर, मुख्यमंत्रियों के ऊपर। क्या दोषी सिर्फ और सिर्फ मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, या फिर देखा जाए तो निकायों में बैठे हुए अधिकारी और पंचायत क्षेत्रों में बैठे हुए जो मुखिया हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर यह गाज गिरनी चाहिए, उन पर यह दोषारोपण होना चाहिए? जी अनंत। देखिए, जिस तरीके से जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है और इनके लिए पैसा आता है, उसी तरीके से यहाँ पर नगर निकाय, नगर पालिका और नगर पंचायत है। निकायों के अंदर ये नगर पालिका है, नगर पंचायत, और महानगरों में नगर महापालिका है। तो जो नगर पंचायत है और जो नगर पालिका है, इनमें देखा जा रहा है कि जो पैसा आ रहा है विकास का, वो बंदर बांट हो रही है। विकास के नाम पर यहाँ पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी जो ग्रेडिंग है वो बहुत लो है। जिस तरीके से एक क्वालिटी का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप काम कर रहे हो 10 लाख का, लेकिन उसमें जो मटेरियल लगा रहे हो वो आप 4 लाख 5 लाख का भी नहीं लगा रहे हो। आप गौशालाओं के नाम पर पैसा ले रहे हो, बजट पास करा रहे हो, लेकिन आप उसको भी कहीं ना कहीं एकदम खाना पूर्ति कर रहे हो। तो सरकार को अभी शोर देखना होगा कि ये जो पैसा नगर निकाय के नाम पर आ रहा है, एक तो वित्तीय जो बजट आता है, जो हर महीने पैसा आता है नगर पालिका, नगर पंचायत में, वो उसकी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही यूटिलाइजेशन हो। और दूसरा जो पैसा आ रहा है वो ये लोग जो कार्य योजना करते हैं, जो बजट पास कराते हैं कि हम ये काम कराएंगे, उसके लिए जो बजट पास होता है, तो उसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस तरीके का निर्माण कार्य कर रहे हैं, वो उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। जो यहाँ पर अधिशासी अधिकारी है, जो यहाँ पर चेयरमैन है, वो अपने उनको केवल अब मतलब से मतलब है, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस विषय में मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा धन जो सरकार का है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, बंदरबाट हो रही है, और निकायों पे केवल विकास के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है। अभी कोरोना में सैनिटाइजेशन के नाम पर निकायों में पैसा निकाला गया, और सैनिटाइजेशन कितना किया गया इसकी कोई जांच नहीं है। तो इन चीजों को देखा जाए कि आज निकायों पर किस तरीके से जनता निर्भर है, टैक्स दे रही है, हाउस टैक्स दे रही है, वाटर टैक्स दे रही है, लेकिन हो क्या रहा है? क्या जनता को इस चीज का सीधा लाभ मिल रहा है? नाली बन रही है, पुलिया बन रही है, सीवर बन रहा है, लेकिन वो किस घटिया दर्जे का बन रहा है, इसकी जांच कोई कर रहा है? नहीं, बिल्कुल तो इन चीजों पर अब ध्यान बहुत ज्यादा देना है, और इस पर एक मास्टर प्लान बनाना होगा कि क्यों नहीं ये हो रहा है और क्यों इसमें ये अनियमितता आ रही है। इसकी जो बड़ी वजह है, जो बीमारियां, उनको डायग्नोज करना होगा। अनंत, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें जो हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो अनुदान दे देते हैं, वो पैसा रिलीज कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर हम कभी पुराने बुजुर्गों से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि गांवों में जब पुलिया टूटती है तो पुलिया का पुल बन जाता है, यानी कि कागज़ों पर एक पुलिया जिसका खर्च महज 25 से 30 हज़ार रुपये अगर आना है, तो वो मंत्रियों तक जाते जाते एक पुल का
पुल का एक बजट बन जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो कम से कम 25 करोड़ का बजट में आता है। जिन जिन जगहों से फाइलें होकर गुजरती, वहाँ पे एक शून्य बढ़ता चला जाता है और आखिरकार जब नीचे पैसा आता है तो 25,000 की जगह वो कहीं 20,000 आता है, कहीं 15,000 आता है। तो बंदर बांट करने के बाद जो बचा कुचा होगा, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अमूमन ये होता है कि पुलिया को फिर बोरियां भर के लगा के उसको जर्जर अवस्था में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये जो तरीके हैं पुलिया का पुल बनाना और सड़कें, हम सड़कों पर अगर बात कर लें तो देखा जाए तो शहरों में भी सड़कें आए दिन बनती रहती हैं, आए दिन ठेकेदार ठेका लेते हैं अलग अलग जगहों पे और कहीं ना कहीं वो उखड़ के बराबर हो जाती हैं पहली ही बारिश में। तो ये जो समस्याएं हैं, पुलिया का पुल बनाना और सड़कों का बार बार देखा जाए जो नवीनीकरण है, निर्माण क्षेत्र है, इस पर बंदर बांट जो है वो मंत्रियों से का तो बाद में अगर बात की जाए, अगर मुख्यमंत्री अगर संज्ञान लेते हैं, सख्ती से पेश आते हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी उन अधिकारियों की नहीं बनती और उन अधिकारियों पर क्या गाज नहीं गिरनी चाहिए? जी अनंत। देखिए, नगर निकाय जो बॉडी है, जो निकाय हैं, जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जो निकाय के अधीन है, मैं आपको बता दूं कि इन पर एक पूरी गवर्निंग जिला प्रशासन की नहीं हो पाती है, क्योंकि जो नगर पालिका एक्ट है वो ये अधिकार नहीं देता है एक अधिकारी को, अपने एक अधिशासी अधिकारी जो नगर पंचायत में बैठा है, जो नगर पालिका को चला रहा है, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो एक बड़े बाबू को बड़े बाबू का तबादला कर सके। जिला अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि जो नगर पंचायत नगर पालिका में बाबू है उनका वो तबादला कर सके। जिस कारण से ये जो बड़े बाबू हैं, ये उस चीज का कहीं ना कहीं अनुचित लाभ उठाते हैं। ये चेयरमैन को चलाते हैं, ये अधिशासी अधिकारी को चलाते हैं। ये ठेकेदारों और अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन के बीच की एक कड़ी बन जाते हैं और जिसका ये लाभ लेते हैं। जिस कारण से भ्रष्टाचार का जो मूल बिंदु है वो ये है और उसी के चलते ये निकायों में भ्रष्टाचार पनप रहा है। बड़े बाबुओं का तबादला क्यों नहीं हो पा रहा है? और अगर कार्रवाई भी अगर ये किसी भी कारण से रंगे हाथ पकड़े जाएं तो इनके ऊपर कार्रवाई करने का, इनको सस्पेंड करने का अधिकार चेयरमैन का है। अधिशासी अधिकारी केवल संस्तुति कर सकता है। तो जो जहां पर एक बाबू के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, तबादला नहीं हो सकता, एक अधिकारी नहीं कर सकता है, तो वहां ये लचर व्यवस्था तो हावी रहेगी। ये बड़ा बिंदु है। सबसे बड़ी बात देखा जाए तो अनंत, आपकी जो बात है, जो आपने अभी बात बताई है कि जो काबिज हैं, बड़े बाबू जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो 20 साल 25 साल से एक ही जगह पर एक ही कुर्सी पर काबिज हैं, खटमल की तरह वो चिपके हुए हैं, तो खून तो चूसेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें जब बात करती हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने की, सरकारें जब बात करती हैं भ्रष्टाचार की जड़ों को काटने की, तो सरकार जो कानून बनाती है, केंद्र सरकार जो विधेयक पारित कराती है, जो एक्ट पास कराती है, क्या उनको इन एक्टों पर दोबारा संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या उन पर खास तौर से ध्यान नहीं देना चाहिए कि कहाँ पर लचर व्यवस्था है, यहाँ पर कहाँ पर लूप होल है? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि यूपी में हमने ये देखा कि जो अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं या सही से काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी वो ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करा दी गई है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, निकायों में ये सुविधा नहीं है, क्योंकि ये एक्ट जो है उनको ये हक देता है उन अधिकारियों को कि वो एक ही जगह पर बने रहें। तो ऐसे एक्ट पर क्या रिएक्शन नहीं आना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखिए, बहुत हैरत की बात है कि जब सरकारें किसान बिल में अमेंडमेंट करती हैं, अन्य विधेयक पारित करती हैं, तो वो एक नगर पालिका जो नगर निकाय बॉडी है उस पर क्यों नहीं एक नया अमेंडमेंट एक्ट लाती है? वही पुराना घिसा पिसा एक्ट क्यों चल रहा है जिसका लाभ ये लोग ले रहे हैं? एक जेई, अभी मैं आपको बता दूं, नगर पंचायत बबेरू में एक जेई का ऐसा मामला था कि उसने घर में बैठ करके रोड का एस्टीमेट पास कर दिया 6 लाख की रोड पास करी और उसने बिल जो पेश किए वो फिर 11 लाख के किए और फिर राजनीतिक दबाव के चलते पेमेंट करा ली गई। तो इस तरीके से जब घर बैठ करके पास होंगे एस्टिमेट और बाद में बिल ज्यादा के प्रस्तुत होंगे और साथ ही साथ इन लोगों पर ये अंकुश नहीं होगा कि इनका तबादला हो सके, तो ये मनमानी करेंगे। जेई हो चाहे बड़ा बाबू हो,
उन लोगों को ये पता है कि उनके ऊपर कार्रवाई की क्या सीमा है और क्या उनका बिगड़ सकता है। और जब आदमी को ये पता हो जाता है कि उसके ऊपर कार्रवाई का एक केवल खाना पूर्ति होनी है, तो उसकी मनमानी कभी नहीं रुकती और वो मनमानी करता चला जाता है। यही बात आती है बड़े बाबू के स्तर पर। बड़े बाबू जो यहाँ पर तैनात होते हैं, वो जो ठेकेदार होते हैं, जो नाली बनाते हैं, जो पुलिया बनाते हैं, जो रोड बनाते हैं, नगर पालिका के अधीन जो भी काम होते हैं, ठेकेदार जो होते हैं, 8-10 ठेकेदार अगर एक पालिका में है, तो वो इस बड़े बाबू के माध्यम से अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन के जरिए अपना सारा एक साठगांठ बना लेते हैं। तो बड़े बाबू की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसके 5 उंगलियां घी में होती है। तो इन चीजों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, अगर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो और ये व्यवस्था यदि ऐसे ही चलती रहेगी, तो इस पूरी सरकारी धन का दुरुपयोग निकायों के जरिए होता रहेगा, कमीशनखोरी होती रहेगी और इस पर रोक नहीं लग पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर विजन के साथ अमेंडमेंट हो, जहां पर एक मास्टर प्लान के तहत ही जो भी विकास कार्य है वो मास्टर प्लान के तहत हो। अगर नाली भी बननी है, पुलिया भी बननी है, तो उसका एक प्रॉपर प्लान हो। ये नहीं कि आज आपने उसको बना दिया और फिर कुछ दिन बाद आपने उसको फिर खोदा, फिर बनाया, फिर उसके नाम पे पैसा निकाला, तो ये अब नहीं चलना चाहिए। और साथ ही साथ एक जो बोर्ड की बैठक होती है सभासदों की और चेयरमैन की, अधिशासी अधिकारी की, ये प्रॉपर होनी चाहिए। ये कागजों में हो रही है, कागजों में ही केवल बोर्ड की बैठक हो रही है और कोई भी इसमें नतीजा और निष्कर्ष नहीं निकलता है और अपने मनरूप ये मनमानी हो रही है और हवा हवाई सब काम हो रहे हैं। इसकी पड़ताल होना, जांच होना और अब निकाय एक्ट में अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है। जो आपने एक उदाहरण अभी दिया कि 6 लाख की सड़क घर पे बैठ के पास करा ली, 11 लाख रुपए का बिल बना दिया और राजनीतिक दबाव में बिल पास भी करा लिया, इसका सीधा सीधा इससे तो बात ये निकल कर आती है कि राजनीतिक सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं इनको हासिल है। क्योंकि अगर बात की जाए ठेकेदारों की, तो अमूमन ये देखा जाता है कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं, उन्हीं के परिवार के ही लोग होते हैं जिनके पास ये ठेकेदारी पहुंचती है, उन्हीं को ये काम दिया जाता है विकास काम करने का। तो भाई साहब, जब बंदर बाट आपस में ही होगा और राजनीतिक शरण उनके पास होगी, राजनीति करने वाले जो नेता हैं उन्हीं के भाई भतीजों के पास ही सारे ठेके होंगे, तो ये बंदर बाट बदस्तूर चलती रहेगी। देखिए, मैंने जैसे आपको बबेरू का उदाहरण दिया, रोड का उदाहरण दिया, मैं आपको बता दूं कि जो चेयरमैन है उसे जनता चुनी थी और चेयरमैन के पास ही ये अधिकार है कि वो बड़े बाबू को सस्पेंड करे, तबादला करने का अधिकार उसके पास भी नहीं, न डीएम के पास है। तो ये जो अधिकारों का हनन है, जो कमी है, उसके चलते ये बड़े बाबू मनमानी करते हैं और राजनीतिक शरण चेयरमैन जो चाह रहा है वो होना है, क्योंकि चेयरमैन को ही उस बॉडी को चलाना है और चेयरमैन के ऊपर भी कार्रवाई की संस्तुति डीएम ऊपर नगर विकास मंत्रालय को भेज सकता है। चेयरमैन के ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर सकता है। जब तक नगर विकास मंत्रालय से चेयरमैन के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक डीएम का भी अधिकार नहीं है कि वो जल्दी चेयरमैन के अधिकारों को छेड़ सके। तो इस तरीके से जो राजनीतिक लाभ में जनता से चुने हुए जो चेयरमैन चुने जाते हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं मनमानी करते हैं। तो इस पूरे एक तरीके से चेयरमैन, बड़े बाबू और जेई और अधिशासी अधिकारी मिल करके एक पूरा रैकेट चलाते हैं। बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो चेयरमैन जनता चुनकर लाती है, वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक शरण दबाव में और देखा जाए बंदर बाट में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि देखा जाए सीधा बात वही है कि हमाम में सब नंगे हैं। सबसे बड़ी बात, सवाल आपसे पूछूंगा कि आप बांदा से आते हैं, आपके शहर में भ्रष्टाचार का क्या स्तर इस वक्त? देखिए, बांदा में 2 नगर पालिका हैं और 6 नगर पंचायत हैं। टोटल 8 निकाय हैं, जिनमें 2 पालिका हैं और 6 पंचायत हैं। और इसमें स्थिति ये है कि एक अतर्रा नगर पालिका है और एक बांदा नगर पालिका है। मैं आपको बता दूं कि जो अतर्रा नगर पालिका है उसमें क्या तमाशा चला। उसमें जब ये पालिका चुनी गई, चेयरमैन चुने गए, सभासद चुने गए, तो केवल 3 वर्ष तक सभासद चेयरमैन के खिलाफ आवाज उठाते रहे कि चेयरमैन भ्रष्ट है, चेयरमैन ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और 3 वर्ष तक वो अनशन धरना करते रहे। कोई भी बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाई, जिसके चलते नगर का विकास ठप रहा। केवल वित्तीय बजट का जो पैसा आता था उससे सैलरी बढ़ जाती थी और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के बाद कोई विकास कार्य नहीं हो पाता था। और इसके बाद जब जिलाधिकारी ने चेयरमैन के कामों की जांच कराई और उसकी एक रिपोर्ट भेजी जब नगर निकाय को, तो बहुत मुश्किल वो चेयरमैन के पावर सीज हुए और उसके बाद यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया गया अतर्रा नगर पालिका में,
जो कि अब उस नगर पालिका को चला रहा है और अब काम हो रहे हैं। लेकिन स्थिति वही है कि जो प्रशासक नियुक्त हुआ है उसको बड़ा बाबू चला रहा है, जो ईओ है उसको बड़ा बाबू चला रहा है, जेई घर में बैठ के एस्टीमेट बनाए दे रहा है। तो इन चीजों पर कोई भी लगाम नहीं है और पूरी तरीके से निकाय एक कहा जाए तो भूल भुलैया या एक भंवर में फंस गई है। और निकाय का जो पैसा है, जो सरकार ने जो पैसा जारी कर रही है, वो केवल कमीशनखोरी की भेंट चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार देखा जाए प्रशासन ऊपर आ जाए या चेयरमैन अगर काम कर ले या कुछ किसी भी तरीके से इच्छा शक्ति को पूर्ण कर लिया जाए, लेकिन बीच में एक्ट की वजह से, एक्ट की खामी की वजह से जो मेन जो काम करने वाले लोग हैं, जो बाबू बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, अभियंता जो वहाँ पे अधिशासी अभियंता बैठे हैं, वो कहीं अभी भी वही हैं, वही पुराने ढर्रे पे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें हटाने वाला निकालने वाला कोई नहीं है। और इस तरीके से बदस्तूर ये जो दुविधा और जो सुविधा के नाम पे अपनी जेब भरने वाली बात है, वो कहीं ना कहीं सुविधा जनता के लिए दुविधा बनती जा रही है। फिलहाल अनंत, हमसे जुड़ने के लिए और लाइव टाइम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से निकाय हैं, जो पंचायत क्षेत्र हैं, वो भ्रष्टाचार के दायरे में और भ्रष्टाचार के शिकंजे में है। क्योंकि चेयरमैन को जनता चुनती है, चेयरमैन अगर काम करना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक एक्ट की वजह से जो बड़े बाबू हैं, जिनको 20 से 25 साल अपने सीट पर ही बने रहना है, चिपके रहना है, उनको पता है कि किस तरीके से बंदर बांट करनी है, किस तरीके से खेल खेलना है। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल लाइव टाइम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी एक और दूसरे मुद्दे के साथ जल्द हाजिर होता हूँ।